तो आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट एनडीए वर्सेस इंडिया मिशन 2022-2024 के लिए विपक्ष ही नहीं बल्कि सत्ताधारी एनडीए भी तैयार हो गई है। अब बात बैठकों या बयानबाजियों की नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन की हो रही है। विपक्ष ने एनडीए को चुनाव में कड़ी टक्कर देने के लिए इंडिया नाम से महागठबंधन कर लिया है, जो कभी यूपीए हुआ करता था। ऐसे में अब ये खेल किसमें कितना दम वाला हो गया है। 26 वर्सेस 41 यानी 41 से अब ये लड़ाई एनडीए बनाम इंडिया की हो गई है। लेकिन सवाल ये है कि यूपीए के बाद इस महागठबंधन का नाम इंडिया रखने के पीछे क्या वजह रही, इसके पीछे विपक्ष की क्या रणनीति है। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। इन परिवारवादियों का मंत्र है ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। The BJP government wants to destroy the democracy in this country. दो 2024 के सियासी संग्राम के लिए कई छोटी बड़ी पार्टियां साथ आ गई हैं। देश के दिल दिल्ली और आईटी हब बेंगलुरु में दो बड़े घटनाक्रम हुए। जिस विपक्षी रेलगाड़ी की बात इन दिनों से चल रही थी, उसकी सवारियों ने उसका नाम रख दिया और ये ऐलान भी कर दिया कि अब 26 डिब्बों वाली ये रेलगाड़ी अब मिशन 2024 के स्टेशन पर जाकर ही रुकेगी। दरअसल बेंगलुरु में 2 दिनों से चल रही महा बैठक का समापन हो गया। इस मीटिंग में सियासत के बड़े बड़े सियासतदान शामिल हुए। सोनिया गांधी से लेकर ममता बनर्जी तक और अखिलेश यादव से लेकर एमके स्टालिन तक बड़े बड़े चेहरे इस महाजुटान के गवाह बने। सभी ने एक साथ आकर संकल्प लिया कि 2024 में भाजपा के विजयी रथ को रोकना है और सत्ता से बाहर फेंकना है। उन्होंने इस महागठबंधन का नाम भी देश के नाम पर रखा, इंडिया। जी हाँ, इंडिया के एक एक शब्द का मतलब भी यहाँ बताया गया, जिसमें पहले अक्षर आई का मतलब इंडियन, एन का मतलब नेशनल, डी का मतलब डेमोक्रेटिक, आई का मतलब इंक्लूसिव और ए से अलायंस यानी गठबंधन है। इन 26 विपक्षी दलों ने एक साथ एक छत के नीचे भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए नया मोर्चा खड़ा किया है। पिछली बार यूपीए बना था और उसमें कांग्रेस को अगुवा बताया गया था। समझा जा रहा है कि इस बार पूरे देश की भावना को समाहित करने की बात कही जाएगी, इसीलिए इस गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया है। लेकिन इस शब्द से ये साफ हो गया है कि विपक्ष इस बार कौन सा दांव चल रहा है। अब चुनाव में बार बार इंडिया नाम सुना जाएगा, जो राष्ट्रवाद की भावना से लैस होगा। दरअसल भाजपा की अगुवाई वाला एनडीए राष्ट्रवाद की काफी बातें करता है। समझा जा रहा है कि एक नया मूवमेंट पैदा करने और मोदी शाह की जोड़ी के खिलाफ माहौल पैदा करने के लिए काफी सोच समझ कर यह नाम चुना गया है। जानकारी है कि राहुल गांधी ने इस विपक्षी मोर्चे का नाम इंडिया रखने का प्रस्ताव रखा था, जिसे सभी दलों ने स्वीकार कर लिया। इस मीटिंग में राहुल गांधी ने साफ साफ कह दिया कि ये लड़ाई भाजपा की विचारधारा के खिलाफ है। The fight is about two different ideas of India. And while we were having this discussion, this name frankly emerged from the discussion because we asked ourselves, what is the fight? Who is the fight between? And we realized the fight is not between two political formations. The fight is a fight to defend the idea of India. And that is why we came up with the name Indian National Developmental Inclusive Alliance, which also happens to stand for India. And what we are doing here as a group is we are defending the Indian Constitution. We are defending the voice of the Indian people. We are defending the idea of our great country, the idea of India. The BJP government wants to destroy the democracy in this country, and also they want to destroy the constitution. They are using the autonomous bodies like CBI and ED, vigilance, all such institutions they are using against opposition party leaders and their workers. Therefore, there is a grave situation
to save this situation, we have come together, and country is important for us. Though we have got some differences in each state politically, but that is, we have kept that behind. विपक्ष के इस महागठबंधन का नाम यूपीए से इंडिया रखने को लेकर एक सोच ये भी हो सकती है कि यूपीए मोर्चे से काफी कुछ संकेत 2004 और 2009 जैसे मिलते। विपक्षी दल चाहते हैं कि एनडीए के खिलाफ नई मुहिम शुरू हो सकता है कि कांग्रेस पर मोर्चे का नाम बदलने का दबाव भी रहा हो। यूपीए की अगुवा कांग्रेस थी और इस बार शायद तमाम विपक्षी दल अभी किसी को अगुवा मानने के मूड में ना हो। इसीलिए जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये सभी दलों को साथ लेकर चलने की ओर संकेत देता है। अब मिशन 2024 की लड़ाई एनडीए वर्सेस इंडिया हो गई है। अब तो इसका आधिकारिक ऐलान भी हो गया है। आज से 9 साल पहले इस देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को भारी बहुमत देके जिताया था। इन 9 साल के अंदर उनके पास मौका था, वो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन इन 9 सालों में उन्होंने एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें हम कह सकें कि तरक्की हुई है। बेंगलुरु में विपक्ष का ये महाजुटान हुआ। बड़े बड़े नेताओं ने बड़ी बड़ी बातें की, लंबे चौड़े वादे किए। तो इस बैठक पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी करारा हमला बोला और इस बैठक को भ्रष्टाचारियों की मीटिंग करार दिया। मोदी ने बयान दिया तो विपक्षियों ने इसे भाजपा की घबराहट बता दिया। लोकतंत्र के लिए कहा जाता है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, लेकिन इन परिवारवादियों का मंत्र है ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। फैमिली फर्स्ट, नेशन नथिंग। इन लोगों का मोटो है, इनकी यही प्रेरणा है। ये लोग देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को अपना बंधक बनाना चाहते हैं। इनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा, नफरत है, नफरत है, घोटाले हैं, नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। नफरत है, घोटाले है, तुष्टीकरण है, मन काले है। परिवारवाद की आग के दशकों से देश हवाले हैं। नरेंद्र मोदी जी सारे बीजेपी घबरा गया है। जो सारे अपोजिशन पार्टी जो मीटिंग चल रहा है कर्नाटक में, और उनको पता है कर्नाटक के रिजल्ट के बाद जो आने वाला 5 राज्य में दे आर गोइंग टू लूज। जो चुनाव आ रहा है उनका जमीन खिसक गया है, तो इस तरीके का बयान दे रहा है। जो फैमिली उनके पार्टी में, मैं कहीं दूर नहीं जाना चाहता हूं, जो उनके पार्टी में कितने लीडर्स का बेटा है पहले उसके बारे में बात करें। करप्शन का बात कर रहा है। सबसे ज्यादा स्टेट रूलिंग स्टेट किसका है? बीजेपी का है। अभी भगवान के नाम पे राजनीति करते हैं आप लोग। जो महाकाल मंदिर में मूर्ति का घोटाला हुआ, उसके बाद आपने वहां विजिट किया, कभी जिक्र किया क्या एक शब्द? प्रधानमंत्री जी देश के विकास के लिए सतत चिंता कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जिनके पास न कोई मिशन है न कोई विजन है, केवल अपना अपना कमीशन है, करप्शन है, ऑब्सेशन है, फैमिली का प्रोफेशन है, वो एक हुए हैं। और ऐसे परिवारवादी और भ्रष्टाचारी, इनका एक ही नारा है कि भ्रष्टाचार का है भाईचारा। इसलिए जिनको कल तक देते थे गाली, वो आज उनको लग रहा है प्यारा। इनका एक ही काम करने का तरीका है कि करेंगे जमकर भ्रष्टाचार, फिर चिल्लाएंगे अत्याचार अत्याचार, करेंगे भारतीय जनता पार्टी पर वार और समझेंगे भ्रष्टाचार ही मेरा शिष्टाचार। आज ये जो दल है, इनका एजेंडा क्या है? ये पीडीए जो है, ये है पारिवारिक दलों का अलायंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षियों के गठबंधन के मुकाबले एनडीए को देश की भावनाओं पर खरा उतरने वाला करार दिया। उन्होंने बैठक से ठीक पहले ट्वीट कर कहा
कि ये बेहद खुशी की बात है कि हमारे एनडीए गठबंधन के साथी आज दिल्ली में एकत्र हुए हैं। हमारा गठबंधन समय की कसौटी पर खरा उतरने वाला गठबंधन है, जो राष्ट्रीय प्रगति को आगे बढ़ाना और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करना चाहता है। बहरहाल विपक्ष ने महागठबंधन कर लिया है। एनडीए ने महागठबंधन को टक्कर देने के लिए एकजुट रहने का संकल्प लेकर दलों का साथ पा लिया। अब ये चुनावी जंग एनडीए वर्सेस इंडिया के नाम से शुरू हो गई है, जो 2024 के चुनाव के नतीजों के साथ खत्म हो जाएगी। यह कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये देखना दिलचस्प हो गया है कि अब इस जंग में हार जीत तय होने तक क्या क्या नई बातें देखने को मिलेंगी। एनडीए की इस बैठक में जो दल शामिल हुए, अब बात उनके पावर की है। वो संसद में कितनी मजबूती रखते हैं। वैसे तो दोनों ही दल अपने अपने समर्थन वाली पार्टियों के नंबर बता रहे हैं, जो 26 वर्सेस 41 हो रहे हैं, लेकिन दलों की संख्या के साथ गठबंधन की मजबूती नहीं आंकी जा सकती। वो सिर्फ संसद में सदस्यता से ही पता चल सकती है। अब आलम तो ये है कि लोकसभा में केवल 9 दलों के पास 10 या उससे ज्यादा सीटें हैं, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दोनों ही दलों के पास उन पार्टियों का समर्थन है जिनके पास एक भी सांसद नहीं है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। इन परिवारवादियों का मंत्र है ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। The BJP government wants to destroy the democracy in this country. आज देश के 2 महत्वपूर्ण शहरों में सियासी चौसर सजाई गई। राजधानी दिल्ली में सत्ता पक्ष एनडीए ने चुनावी हुंकार भरी, तो आईटी सिटी बेंगलुरु में समूचे विपक्ष का महाजुटान हुआ। दोनों ही दल एक दूसरे के शक्ति प्रदर्शन को आंक रहे हैं। विपक्षी एकता कहती है कि हमारे साथ ज्यादा समर्थन है, तो सत्ता पक्ष कहता है कि हम ज्यादा मजबूत हैं। इनके दोनों के बीच में अब जनता ये समझना चाहती है कि आखिर सबसे ज्यादा शक्ति का दंभ भरने वाले दोनों दल असल में किसके पास ताकत ज्यादा है, किसके पास वो तुरुप का इक्का है जो 2024 के चुनाव में असली चाल चलेगा और विरोधियों को चारों खाने चित्त करेगा। बेंगलुरु में हुए महाजुटान में विपक्ष अपने साथ 26 दलों का समर्थन बता रहा है, तो दिल्ली में एनडीए के साथ 41 दल बताए जा रहे हैं। नंबर के हिसाब से देखा जाए तो एनडीए इस मामले में अपोजिशन पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ ताकत का पार्टियों के नंबर से नहीं बल्कि संसद में सदस्यों के नंबर से पता चलेगा। तब पता चलेगा कि कौन कितना दमदार है और कौन कितने पानी में है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूपीए में शामिल 26 में से 11 यानी 42.30% दलों में एक भी सांसद नहीं है, और इसी तरह एनडीए में शामिल 41 दलों में 25 यानी 65.78% दलों में से एक भी सांसद नहीं है। हालांकि ये बात इससे बिल्कुल अलग है कि इन पार्टियों का उनके क्षेत्र में कितना प्रभाव है। कांग्रेस पार्टी सांसद 49, डीएमके 23 सांसद, टीएमसी 22 सांसद, जेडीयू के 16 सांसद, शिवसेना के 6 सांसद, एनसीपी के 5, सीपीआईएम के 3 सांसद, समाजवादी पार्टी के 3 सांसद, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 3 सांसद, सीपीआई के 2 सांसद, आम आदमी पार्टी के 1 सांसद, झारखंड मुक्ति मोर्चा का 1 सांसद, तो केरल कांग्रेस एम के 1 सांसद, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 सांसद, आरजेडी के 0 सांसद हैं, तो पीडीपी का भी कोई सांसद नहीं है। वहीं सीपीआई एमएलए का कोई सांसद नहीं है, आरएलडी का भी कोई सांसद नहीं, मनी थानिया मक्कल काची एमएमके का भी कोई सांसद नहीं है, एमडीएमके का भी कोई सांसद नहीं, तो वीसीके का 1 सांसद है, आरएसपी का कोई सांसद नहीं है। केरल कांग्रेस केएमडी के अपना दल कमेरावादी एआईएफबी के भी कोई सांसद नहीं है। साफ देखा जा रहा है कि मौजूदा दौर में यूपीए में सबसे मजबूत दल कांग्रेस ही है और इसके पास 49 विधायक हैं। इसके साथ डीएमके के 23, टीएमसी के 22
और जेडीयू के 16 विधायक हैं। इसके बाद से संसद में पार्टियों की हालत पतली होती जा रही है। पार्टी में 2 फाड़ होने से शिवसेना और एनसीपी के पास संख्या बल कम हो गया है। वहीं सीपीआई-एम और समाजवादी पार्टी 3-3 सांसदों के साथ मोदी को हराने की बात कह रहे हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय पार्टी होने का जश्न मनाती आम आदमी पार्टी के पास भी फिलहाल एक ही सांसद है। अब बात आती है कि जब इन दलों के पास संसद में संख्या बल की कमी है तो ये दल इनका समर्थन क्यों चाहते हैं, तो इसका जवाब भी आपको दे देते हैं। दरअसल विपक्षी दलों में शामिल आरजेडी को 2019 में 66,32,247 यानी 1.08% वोट मिले थे। वहीं सीपीआई एमएलए को 7,11,715 वोट यानी 0.12% वोट मिले। इसके अलावा आरएलडी को 14,47,363 वोट यानी 0.24% वोट मिले थे। केरल कांग्रेस को 1,55,135 वोट यानी 0.03% वोट मिले और केएमडीके को 2,76,118 वोट मिले। यानी कहा जा सकता है कि भले ही जिन दलों के अपने सांसद नहीं हैं, लेकिन इन्हें एक कर दिया जाए तो इनके पास 72,22,000 से ज्यादा का वोट बैंक है। अब बात एनडीए की करते हैं कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पास संसद में कितना संख्या बल है। बीजेपी की बात करें तो 301 सांसद हैं, एनसीपी के 0 हैं, एआईएडीएमके के 1 सांसद, शिवसेना के 12, एनपीपी के 1, एनडीपीपी के 1, एसकेएम के 1, जेजेपी के 0, एजेएसयू के 1, आरपीआई के 0, एमएनएफ के 1, तमिल मनीला कांग्रेस के 0, आईएमकेएमके के 1, आईपीएफटी के 0, बीपीपी के 0, पीएमके के 0, एमजीपी के 0, अपना दल सोनेलाल के 2, एजीपी के 0, निषाद पार्टी के 0, यूपीपीएल के 0, एआईआरएनसी के 0, एसएडी संयुक्त ढडियाल के 0, जनसेना 0, एचएएम के 0, आरएलएसपी के 0, वीआईपी के 0, एसबीएसपी के 0, आरएलजेएस के 7, जेएसपी के 0, बीडीजेएस केरल के 0, केरला कांग्रेस थॉमस के 0, जेएनएलएफ के 0, प्रहार जनशक्ति पार्टी के भी 0, नागा पीपल्स फ्रंट के 1, यूडीपी के 0, एचएसडीपी के 0, जनस्वराज पार्टी महाराष्ट्र के 0 सांसद हैं। एनडीए के समर्थन दल के इस चार्ट में साफ दिख रहा है कि एनडीए में फिलहाल बीजेपी ही करता धरता है। 301 सदस्यों की संख्या के साथ वो दूसरे दलों के मुकाबले सबसे ज्यादा मजबूत है। दूसरे दलों में सिर्फ शिवसेना और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ही 12 और 7 सदस्यों के साथ बीजेपी का साथ दे पा रही है। बाकी पार्टियों के पास 2 से 0 सांसद है, लेकिन ये क्षेत्रीय पार्टियां अपने क्षेत्रों में काफी प्रभाव रखती हैं, जिसका फायदा एनडीए को चुनावों में मिल सकता है। अब आलम यह है कि 545 सदस्यों वाली लोकसभा में सिर्फ 9 पार्टियों के पास 10 सीटें या उससे ज्यादा है। संसद के निचले सदन में केवल 37 दलों के सदस्य हैं। बीजेपी अब ये उम्मीद कर रही है कि एआईएमआईएम, तमिल मनीला कांग्रेस, केरल कांग्रेस थॉमस और भारत धर्म जनसेना यानी बीडीजेएस जैसी पार्टियों के साथ गठबंधन से दक्षिण भारत में उसकी संभावनाएं बढ़ेंगी, जहां वो फिलहाल एक-एक सीट के लिए तरस रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क। दिल्ली और बेंगलुरु में हुई इन बैठकों को लेकर दिन भर खबरों का बाजार गर्म रहा। विपक्षियों से ज्यादा तो चर्चा इस बात की हो रही है कि एनडीए की बैठक में वो दल भी शामिल हुए जो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते नहीं थकते थे, लेकिन उनके सुर और तेवर अब दोनों ही काफी बदल गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। इन परिवारवादियों का मंत्र है ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। The BJP government wants to destroy the democracy in this country. लोकसभा चुनाव में अभी लगभग 1 साल बाकी है। ऐसे में पक्ष और विपक्ष अब इस चुनावी समर के लिए जमकर तैयारी कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ समूचे विपक्ष ने एकता का नारा बुलंद कर दिया है। इस एकता की खिचड़ी में सभी दल अपना अपना मसाला तड़का लगा रहे हैं। इस एकता के बूते वो मिशन 2024 की चुनावी आंच को और भड़का रहे हैं। कर्नाटक में चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस इस वक्त आत्मविश्वास से लबरेज है।
इस विपक्षी एकता की रेलगाड़ी का पहला स्टेशन पटना बना था, जहां पर ऑपोजिशन के बड़े बड़े नेताओं ने एकजुट होने का संकल्प लिया था और मोदी को हराने की कस्में खाई थी। अब पटना के बाद अब इस रेलगाड़ी का अगला स्टेशन शिमला बताया जा रहा था, लेकिन कुछ वजहों के चलते गाड़ी को घुमाना पड़ा और बेंगलुरु पर रोक दिया गया। यहाँ पर विपक्षियों की बैठक से सीख लेते हुए भाजपा ने भी पूरे एनडीए की बैठक बुला ली और 2024 में एकजुट होकर चुनाव लड़ने के मुद्दे पर चर्चा की गई। सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीए में वो दल भी शामिल हुए जिनके पास कोई सांसद नहीं है, और तो और वो भी दल इस बैठक में शामिल हुए जो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते थकते नहीं थे। ऐसे में इनका एक साथ आना पार्टी हित साधने का भी संकेत दे रहा है, जिस पर विपक्षियों ने भी जमकर तंज कसा है। ऐसा कैसे हो सकता है? प्रधानमंत्री मोदी की एनडीए 38 दलों के साथ मीटिंग करने वाली है आज। इससे साफ होता है कि शेर पहले अकेला था, अब थकेला हो गया है। साथ ही इनके अलायंसेस कौन है एनडीए में इस बार? आप देखिए ओपी राजभर जी, जो प्रधानमंत्री मोदी के लिए क्या क्या ही नहीं बोल जाते थे। साथ में चिराग पासवान, जो सीट शेयरिंग की बात करने लगे अलायंस में घुसने से पहले ही। ऐसी हालत है भाजपा की। मुख्तार अंसारी, गैंगस्टर के बेटे अब्बास अंसारी को भी इन्होंने अपनी पार्टी में ले लिया। तो हालत भाजपा की बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में है भाजपा, इसलिए ऐसे बयानबाजी हो रही है। ऑपोजिशन को तो बैठे बिठाए सत्ताधारी एनडीए के खिलाफ हथियार मिल गया है। उन्होंने कई सवाल उठाए हैं। बात पहले भाजपा के साथ रहे ओपी यानी ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की करते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव 2017 में ओपी राजभर ने भाजपा के साथ पार्टी का गठबंधन कर चुनाव लड़ा था। उन्हें योगी सरकार में मंत्री भी बनाया गया था, लेकिन लगातार ओपी राजभर पार्टी विरोधी बयानबाजी करते रहे। नतीजा, उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया। कैबिनेट से बर्खास्तगी मिली तो वे नाराज हो गए और अखिलेश यादव की सपा के साथ 2022 का चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें अखिलेश यादव का साथ भी पसंद नहीं आया, जिसके बाद अब वे फिर से एनडीए में शामिल हो गए और आज हुई एनडीए की बैठक में मौजूद रहे। देखिए, अब देश की राजनीति में अब लड़ाई नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई। अब यूपी में ही अगर देखिए 80 सीटें हैं, 80 सीटों की अगर हम बात करें तो विपक्ष कहाँ जीतेगा? 80 की 80 सीटें एनडीए के खाते में। अब एक तो हम तो समझते हैं कि चुनाव एक फॉर्मेलिटी रह गए हैं। चुनाव एक फॉर्मेलिटी है, विपक्ष चाहे जितना चिल्ला ले, कुछ होने वाला नहीं है। ओपी राजभर के अलावा एक और अहम शख्सियत आज इस एनडीए की बैठक में शामिल हुई थी, जिसका नाम है चिराग पासवान, जो दिवंगत रामविलास पासवान के बेटे हैं। उन्होंने आरएलजेपी यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से इस बैठक में शिरकत की। चिराग पासवान की पार्टी के एनडीए गठबंधन में आने से एक नई मजबूती इस अलायंस को मिली है, क्योंकि रामविलास पासवान के निधन के बाद एलजेपी यानी लोक जनशक्ति पार्टी में फूट पड़ गई थी। तब रामविलास के भाई और चिराग के चाचा पशुपति पारस ने अपने समर्थकों के साथ अलग पार्टी बनाई, जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बनी। फिर ये गठबंधन एनडीए में शामिल हो गया और पशुपति केंद्रीय मंत्री बना दिए गए। अब लगभग 1.5 साल के बाद भतीजे चिराग भी सब कुछ भुलाकर चाचा के नक्शे कदम पर चलने का फैसला किया है और एनडीए में अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का विलय करा दिया। ऑफ कोर्स ऑल इज वेल इन एनडीए। लंबे समय से बातचीत का दौर चल ही रहा था और जरूर हम लोग की कुछ कंसर्न्स थे जिन पर चर्चाओं का कुछ दौर चला और बहुत अहमिकेबली, बहुत सकारात्मक तरीके से इन विषयों पर एक सहमति बन गई और लक्ष्य हम लोग का 2024 है। 2024 के लोकसभा और आने वाले समय में 2025 के विधानसभा, उस लक्ष्य की ओर एनडीए मजबूती से अब आगे बढ़ रही है।